हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे चल रही है आप लोगों की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी। आशा करता आप सभी की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। मैं इसमें आप लोग को बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और ये है झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग एक ही वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। समझाएंगे भी एक एक क्वेश्चन आप लोग को, और उससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होगी, बहुत सारी बातें होगी, और वो चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। एग्जाम में ज़्यादा देर नहीं बचा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में हर एक क्वेश्चन से आप लोग का यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन निकल कर सामने आएगा। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं, अगर सरकारी कॉलेज में एक सीट अपना लेना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, किसी का अच्छा कीजिएगा तो आपका जरूर अच्छा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं मैक्सिमम हिंदी में ही पढ़ूंगा और इंग्लिश में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को फिर हिंदी में ही बताना पड़ता है। तो चलिए मैं हिंदी से ही शुरुआत करता हूँ। कल हिंदी भी दिवस भी था उसी के नाम के साथ। देखिए क्या है यहाँ दोस्तों, पहला बोल रहे निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। मतलब जो चार ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कौन सा कंडीशन आप लोग का ये नहीं बोलता कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब हम लोग जानते हैं प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, सरल मतलब सीधा रेखा में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आप लोग ऑप्शन है विवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि डिफ्रेक्शन आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों ये इस नियम का विरोध कर देता है। कैसे विरोध करता है, तो देखिए मान लीजिए कहीं पर एक छोटा सा छिद्र रहता है। ठीक है, ये, और यहाँ से हम लोग लाइट मारते हैं, टॉर्च मारते हैं यहाँ से रोशनी, तो आप लोग देखे होंगे यहाँ से जो रोशनी पार होता है दोस्तों, जैसे यहाँ से पार होता है यहाँ से मुड़ने लगता है, इस तरह से रोशनी मुड़ने लगता है। तो ये तो प्रकाश के नियम का खिलाफ है। प्रकाश का नियम क्या बोलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो इस छिद्र से निकल के सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो मुड़ जा रही है। मतलब ये आप लोग का जो घटना घट रहा है दोस्तों, ये प्रकाश का जो नियम है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अवधारणा के साथ प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कौन सा अवधारणा ये नहीं बोलता है, तो विवर्तन दोस्तों यहाँ पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि ऐसे ही जैसे ही छिद्र से पास होता है देखिए मुड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं प्रकाश मुड़ता नहीं है, इसलिए ये जो रूल है ये फॉलो नहीं करता डिफ्रेक्शन, यानी कि विवर्तन। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला सवाल है, और बहुत ही बढ़िया सवाल। समतल दर्पण, जिसमें आप लोग अपना प्यारा सा चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, पढ़ाया, जो इस चैनल के पुराने विद्यार्थी है। समतल दर्पण जिसमें आप लोग खड़े होकर सुबह सुबह शाम शाम कहीं घूमने जाते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं, या मान लीजिए आप अपना प्यारा सा मुखड़ा लेकर खड़े हैं, तो आप एक चीज़ बताइए, आपका चेहरा हमेशा सीधा बनेगा? चेहरा का आपका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या दर्पण के पीछे बनता है? जितना दूरी पर आप खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब ही बनता है, और ये क्या बनता है, सीधा बनता है। और दोस्तों जो दर्पण के पीछे बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। और जो दर्पण के आगे अगर बन जाता है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ही के सामने अगर यहाँ पर इमेज बन जाता है, तो अरे डर जाते हैं ना, भूत आ गया। नहीं, ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग का दर्पण के पीछे बनता है तो ये हो जाएगा आभासी, अगर आगे बनता तो होता वास्तविक। तो हमेशा दोस्तों समतल दर्पण कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, समान साइज का बनाता है। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनाता है। और हाँ, एक होता है पार्श्व से उल्टा और पार्श्व से सीधा। तो ध्यान रखिए, आप लोग जो दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे, तो आप लोग को जो दायां हाथ होता है ना दोस्तों, बायां हाथ बन जाता है। बायां हाथ क्या बन जाता है, दायां हाथ बन जाता है, मतलब उल्टा आप लोग का हो जाता है। आप लोग अपना चेहरा देखिएगा और अपने हाथ को दर्पण से मिलाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको देखेंगे जब आप दायां हाथ को छू रहे हैं तो आपका बायां हाथ वहां पर दर्पण में दिख रहा है। तो ये होता है पार्श्व उल्टा। ठीक है, तो ये आप लोग का सही क्या आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। अब वस्तु के आकार से दोगुना बिल्कुल नहीं होता है, वस्तु के आकार का आधा भी नहीं होता है, वस्तु के आकार के बराबर का आकार। मैंने कहा जितने बड़े आप उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब, और पार्श्व से उल्टा भी होता है, मतलब आपका दायां हाथ बायां हाथ बन जाता है। तो 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो बीच बीच में बोल रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों जी समान बनाता है, सीधा बनाता है, वास्तविक आभासी बनाता है। क्वेश्चंस में ये सब पूछा गया है, इसलिए ध्यान से इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चम्मच के बाहरी ओर से उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जाता है। बोल रहा है कि चम्मच आप लोग देखे होंगे, जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है इस तरह का, ठीक है, इसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो उभरा हुआ होता है ये कौन सा पृष्ठ होता है, ये कौन सा दर्पण बोलेंगे, तो इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं उत्तल दर्पण। सभी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या बनाता है, हो रहा है क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी।
ठीक है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है सीधा इमेज बनाता है, हमेशा उल्टा नहीं बनाता है। तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा और सीधा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 104 नंबर क्या है देख लीजिए। बोल रहा है अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है। तो x बराबर, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट इनफिनिट डिस्टेंस प्रोड्यूसेस ए ब्राइट एंड शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन कीप्ड एट डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर देन x इज। दोस्तों हमेशा जब भी अवतल दर्पण के सामने यानी कॉन्केव मिरर के सामने जब वस्तु को हम लोग अनंत में रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत यानी कि इन्फिनिटी में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो बनता है फोकस पर, ठीक है। तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बन जाएगा, वस्तु की दर्पण की फोकस दूरी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए मैं आप लोग यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग का कुछ इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी होंगे। हिंदी में जो बोल रहा हूँ अक्सर इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश कम बोल रहा हूँ, हिंदी को ज़्यादा बोल रहा हूँ। देखिए क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध निम्नलिखित में से एक सत्य विकल्प चुनिए। बोल रहा है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। मैंने आप लोगों को अभी बताया प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है, तो दर्पण के पीछे बनाता है मतलब आभासी होता है, तो वास्तविक तो होगा नहीं, ऑप्शन ही करिए, हाँ आभासी होगा, सीधा होगा, समतल दर्पण के पीछे वस्तु की समान दूरी पर। बिल्कुल सही। मैंने देखिए इसलिए मैंने कहा ना कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिल रहा है। मैंने अभी कहा समतल दर्पण कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और दर्पण का पीछे बनाता है, समान दूरी पर बनाता है। ये सारा ऑप्शन देखिए मैच करें, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 105 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। बोरा अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। बोरा अगर कॉन्केव मिरर में हम लोग यानी कि अवतल दर्पण में हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहिए, यानी कि आप लोग का वर्चुअल इमेज प्राप्त करना चाहिए, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग देखिए, अवतल दर्पण होता कैसा है, ये वाला अवतल दर्पण है सर, चलिए ठीक है। आभासी यहाँ पर हो गया फोकस और यहाँ पर हो गया केंद्र, ठीक है। अगर हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग जो इमेज कहाँ पर रखने से कैसा बनता है, अवतल दर्पण में 6 को ये होता है, उसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, इधर कहीं भी बनता है। तो ये इधर बन गया, मतलब क्या हो गया, आभासी हो गया। तो हम इसे याद रखिए, जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आभासी बनता है। जो लोग याद किए हैं, ये जो 6 रूल होता है इसका, कहाँ पर रखने से क्या बनता है, अनंत पर रखने से फोकस पे बनता है, फोकस में रखने से अनंत पे बनता है, ठीक है। ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा, 6 रूल है, कोई नहीं कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नहीं तो मैं अगले से वीडियो बना के बता दूंगा। तो 106 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी 106 ना, तो कहाँ पर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 106 का। चलिए 107 देखते हैं। 107 क्या बोल रहा है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा लगाते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगता है जी, ऑप्शन बी सही है जी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं। सदैव आभासी हमेशा सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा, तो ये समतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी। उत्तल दर्पण मतलब जिसमें आप लोग अपना बाइक में लगा रहता है पीछे का एरिया देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए नहीं, बहुत सारे लोग उसमें चेहरा देखते हैं, तो वो अपना चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे का जो एरिया होता है, पीछे कोई बाइक तो नहीं आ रहा है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, वो चीज़ देखने के लिए होता है। अब लोग बाइक में रहता है, कार में रहता है, बड़े बड़े बाइक गाड़ी में रहता है, सब में पीछे के लिए दर्पण लगा रहता है, ठीक है, वो होता है उत्तल दर्पण। तो दोनों क्या बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, कौन कौन, समतल और उत्तल। तो 108 का हो जाएगा ए और बी। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी का कई क्वेश्चन है, ठीक है, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बोले यदि आवर्धन m बराबर +1.5 है तो क्या होगा। तो पहले आप आवर्धन मतलब समझ लिए। आवर्धन मतलब होता है ना, जो इमेज बन रहा है वो कितना गुना बड़ा बन रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु का साइज है 5 मीटर, ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब बन गया वो 10 मीटर का साइज का बन गया, यानी कि इसका आवर्धन कितना हो गया, 2 हो गया, 2 गुना बन गया साइज। और इसे अगर 15 मीटर बना दे रहे हैं, ठीक है, 15 मीटर बन जा रहा है इमेज, तो क्या हो जाएगा इसका आवर्धन, तब m बराबर हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि 3 गुना बन रहा है, मतलब m होता है मतलब कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा। तो 1.5 है मतलब 1.5 गुना बड़ा बन रहा है, मतलब ये तो फिक्स हो गया ना कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है बड़ा दिखा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब क्या, आप लोग का m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला हम लोग का होता है इमेज का साइज बटे ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है, इमेज का साइज
बटे ऑब्जेक्ट का साइज, और एक होता है v बटा यू भी होता है। ठीक है, तो दोनों माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तभी ना प्लस आएगा जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसलिए ये वास्तविक हो जाएगा। 110 नंबर देखिए, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरपृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होती है? ठीक है, ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ वियर एंड वाटर, दिस इज ड्यू टू। आप लोग देखे होंगे कि ये पानी है जो जार में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये पानी है। ठीक है, यहाँ हम पेंसिल डुबाते हैं ऐसे करके, तो आप लोग देखे होंगे जब पेंसिल डूबता है तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है। यहाँ पर टेढ़ा, ऐसे पेंसिल, अगर ऐसे पेंसिल है तो ऐसे टेढ़ा दिखता है। क्यों? ये जो घटना होता है दोस्तों, ये प्रकाश का किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप लोगों का 110 का डी सही उत्तर। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इसलिए 12 बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर से निकल कर आ रहे हैं जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अगर चाहते हैं सरकारी सीट लेना तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ जो आप लोग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, वरना मुझे ये बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहता हूँ कि आप लोग सरकारी सीट लें, इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसी तरह से लिया। देखिए, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक से बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में, तो सबसे तो जानते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा हीरा का होता है, फिर कांच का, फिर केरोसिन तेल का, फिर जल का, यानी कि 111 का दोस्तों आप लोगों का सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे कम दोस्तों होता है किसका? जल का, उससे थोड़ा ज़्यादा है केरोसिन तेल का, फिर कांच का, फिर हीरा का। आप लोग जो इसका लिस्ट है वो देख सकते हैं, और ये भी याद कर लीजिए हीरा का कितना होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का, वो याद कर लीजिएगा। आप लोगों का एक सारणी है क्लास 10 का एनसीईआरटी में, उस सारणी को याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक और सबसे कम से कम कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? लेंस का जो फोकल लेंथ है और पावर क्या रिलेशन रहता है? तुम लोग जानते हैं P = 1/f रहता है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल 113, नेत्र विषय के द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 बताई गई है, तो क्या होगा? फोकस दूरी निकालने बोला है, तो हम लोग जानते हैं P = होता है 1/f, यानी कि F = हो जाएगा 1/p। तो 1/p मतलब 1/2 मिनट जी, 1/2.5, पॉइंट काट दिए, ऊपर 10 चल जाएगा, यानी 10 बटे हो जाएगा 25। इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, यानी 2/5। ठीक है, अब ये आ गया मीटर में, आप सेंटीमीटर निकालिए तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 20 से 100, 20 दूनी 40। ठीक है, यहाँ पर 40 सही उत्तर हो जाएगा। 40 किस में? सेंटीमीटर में। लेकिन कौन सा लेंस है? तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, प्लस में। ठीक है, तो जब भी आप लोग ध्यान से याद रख लीजिए, जब भी दोस्तों आप लोग का पावर हो या फिर फोकस दूरी अगर प्लस में दिया रहे तो होगा उत्तल लेंस। ठीक है, और अगर माइनस में दिया रहे तो होगा अवतल लेंस। तो प्लस में तो हो जाएगा उत्तल लेंस और 40 सेंटीमीटर। ध्यान सुन लीजिए और एक बार, अगर दोस्तों पावर प्लस में दिया रहे तो हो जाएगा उत्तल लेंस, पावर माइनस में दिया रहे तो हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि दोस्तों अवतल का ही फोकस दूरी माइनस में होता है, चाहे अवतल लेंस हो या दर्पण, और उत्तल का दोस्तों प्लस में होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर दर्पण, दोनों का प्लस में होता है, और अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का प्लस में होता है, माइनस में होता है। चलिए 114 नंबर, मानव नेत्र प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। मानव नेत्र जो प्रकाश इंटर करता है वो क्या नियंत्रित? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है 2021 में आप लोग का। आँख की पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन उठा के 2019 में भी दे दिया था। वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत के निकट आ जाता है। ध्यान से इस बात को समझिए आप लोग, क्या बोल रहा है? बोल रहा है वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें दूरस्थ बिंदु मतलब दूर का बिंदु आंख के सामने आता है। तो एक बात बोलिए आप लोग, जब दूर का बिंदु आंख के सामने आ जाएगा तो भैया दूर का वस्तु तो आप देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दूर का बिंदु तो है ही नहीं है दूर में ना। दूर का बिंदु कहाँ होता है? अनंत में। तो जब दूर का बिंदु दूर से आकर सामने आ जाता है तो दूर का वस्तु आप नहीं देख पाइएगा। तो दूर का वस्तु नहीं देख पाइएगा मतलब सामने का वस्तु देख पाइएगा पर दूर का वस्तु नहीं देख पाइएगा। तो ऐसा कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का वस्तु दिखता है पर दूर का वस्तु नहीं दिखता है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15 का सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रख कर पढ़ता है तो उसे डैश है, मतलब ए पर्सन होल्ड्स न्यूज़पेपर फार फ्रॉम हिज आइज टू रीड इट कंफर्टेबली, ठीक है, देन ही हैज़।
बोल रहा है कोई आदमी है जो न्यूज़पेपर को आंख से दूर रख कर पढ़ रहा है। तो दूर रख कर पढ़ रहा है मतलब क्या, सामने रखने से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब निकट का वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दूर का वस्तु उसको दिखाई दे रहा है पर निकट का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो जाएगा कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है पर सामने का वस्तु नहीं दिखता है। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन ए 15 का सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी 100 ये तो हो गया 116 ना, तो 116 का क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी। 115 को मार दे रहे हैं। 117 नंबर क्या बोल रहा है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो सभी रंगों की क्या होगा, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दोस्तों जो लाल रंग होता है ना उसका तरंगदेश ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग का कम होता है। तो यहाँ पर देखिए तरंगदेश लेमडा साइन दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 117 का। अगला सवाल 118 देख लीजिए आप लोग, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप लोग को एक न्यूमेरिकल टाइप का दिया है, बोल रहा है 19 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ दिया है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति कैसा होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ मान लीजिए, देखिए क्या दिया है, सबसे पहले फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, ठीक है, तो अवतल दर्पण है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, और बोल रहा है वस्तु की दूरी यानी कि यू बराबर, तो यू दोस्तों हम लोग जानते हैं हमेशा माइनस में होता ही है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग भी निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, आप लोग को कमेंट में जरूर आंसर बोलिएगा। यहाँ से आप लोग दोस्तों क्या लगाए, दर्पण सूत्र लगाइएगा, ठीक है। हाँ, दर्पण सूत्र भी याद कर लीजिए, कमेंट में आप लोग बोलिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, ये सारा सूत्र याद होना चाहिए, इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो दर्पण सूत्र इसमें लगाइएगा और भी निकाल लीजिएगा, भी कितना आएगा, ठीक है। अगर भी दोस्तों आप लोग का माइनस में आता है तो वास्तविक होगा, अगर भी प्लस में होता है तो आभासी हो जाएगा, ठीक है, भी प्लस में आता है तो आभासी हो जाएगा। तो और दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा क्या बनाता है, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक ही बनाता है, एक जगह छोड़ के, ठीक है। तो इसका देख लीजिए भी क्या आता है, भी के हिसाब से डिपेंड करेगा, क्योंकि भी का इमेज कैसे बनता है, अगर भी प्लस में आता है तो क्या होगा, आभासी हो जाएगा, माइनस में आता है तो वास्तविक, और वास्तविक हो तो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और अवतल दर्पण हमेशा बड़ा बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे हिसाब से। और इसको आप लोग कमेंट में आंसर बोल दीजिएगा कितना आ रहा है भी निकाल के, ठीक है। अगला देखिए 120 नंबर बोल रहा है, वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन है, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 50 नैनोमीटर इन ईयर इंटर्स ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए क्या बोल रहा है, वेवलेंथ दे दिया आप लोग का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। वेवलेंथ किसका दिया है, हवा का, लेकिन वो जो है लाइट किस में इंटर कर रहा है, ग्लास स्लैब में, तो उसका ग्लास स्लैब में हम लोग को वेवलेंथ पूछा है। तो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है हम लोग का एक फॉर्मूला कि हवा में तरंगदैर्घ्य, एयर लिख देते हैं, बटा ग्लास में तरंगदैर्घ्य, ग्लास नहीं मतलब जिस मीडियम में होगा, तो यहाँ ग्लास मीडियम में है तो हम ग्लास लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए मतलब एयर, म्यू हम लोग का दिया 1.5, इसमें हम लोग को निकाल कि बोला कितना डिफरेंस होगा, चेंज कितना होगा वेवलेंथ में। तो सबसे पहले हम लोग ग्लास में वेवलेंथ इसका निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद चेंज निकालेंगे। तो ग्लास का वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं, एयर में दिया हुआ है कितना 750 नैनोमीटर, ठीक है, अब बटा लेमडा इन ग्लास, तो यहाँ सब लेमडा ग्लास निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 750 और बट्टा ये 1.5 है, 1.5, ठीक है। तो ये पॉइंट काट के ऊपर जीरो चल जाएगा, इसको काटिएगा 15 25 75, यानी कि 500 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि लेमडा जी कितना आ जाएगा, ग्लास का कितना आ जाएगा 500, मतलब ग्लास में कितना है 500 नैनोमीटर, हवा में कितना आता है 750, कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो सर 250 का आ रहा है, तो मार दीजिए 250 को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसान था। फिर बोल रहा है दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है और एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। बोल रहा है देयर आर टू लेंस, वन इज कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अनदर इज कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम लोग क्या होता है 1/f इक्वल टू होता है कॉम्बिनेशन का, याद रखिएगा 1/f1 प्लस 1 और ये और 1 बट्टा प्लस 1/f2,
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, उत्तल दर्पण का प्लस में, तो उत्तल दर्पण का हो जाएगा 20 और प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्लस क्या है, लेकिन अवतल दर्पण जब देंगे यहाँ पर तो -25 होगा, इसलिए -25 हम डायरेक्ट ले देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा और फाइनली जो दोस्तों आप लोग का एफ निकल कर आएगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1/f आएगा तो उसको एफ में कन्वर्ट किया था 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 122, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, वायु से जल है 4/3 तो जल से वायु कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं आगे। 123 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है तो उसका दूरस्थ बिंदु क्या है, इसका फोकस दूरी निकालिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/P P कितना दिया है -0.5। ठीक है, तो पॉइंट काट के ऊपर 0 चल जाएगा, फिर 5 दूनी 10 कट जाएगा, मतलब -2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, और ये माइनस दिया मतलब माइनस इस बात का सूचक है कि ये अवतल लेंस है, तो 2 मीटर इसका दूरस्थ बिंदु हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूर दृष्टि दोष ग्रसित नेत्र का निकट बिंदु, बोला दूर दृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति है उसका निकट बिंदु क्या होगा। तो दूर दृष्टि दोष मतलब क्या, दूर का वस्तु देख सकता है पर निकट का वस्तु नहीं देख सकता है ना। तो निकट का वस्तु क्यों नहीं देख सकता है, क्योंकि निकट बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर में होता ही नहीं है। हम लोग का निकट बिंदु कहाँ होता है 25 सेंटीमीटर में, दूर बिंदु कहाँ होता है अनंत में। यहाँ पर बोल रहा है दृष्टि दोष से ग्रसित, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है मतलब दूर का वस्तु देख सकता है पर सामने का वस्तु नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है, क्योंकि उसका सामने का बिंदु तो है ही नहीं ना, वो दूर जा चुका है, कितना से 25 सेंटीमीटर से दूर जा चुका है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला 125 देखिए, एक विद्युत सर्किट में 1 कूलम्ब आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। बोला 1 जूल कौन सा होगा। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो मैंने दोस्तों इससे कहा था ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, जब किसी 1 कूलम्ब चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ले जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ले जाने में जितना कार्य होता है वही क्या होता है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिंदु ए और बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है क्योंकि 1 कूलम्ब हो है चार्ज। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी डिट्टो दिया था आप लोग का 2019 में, ये 2018 का पेपर है, 2019 में भी यही क्वेश्चन दिया था, मैंने आप लोग को पहले सॉल्व कराया था, जो किए होंगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होता है, चलिए सही है, लेकिन क्या प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो हम लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोग धारा बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूला रख लीजिए, R इक्वल टू ρl/a, मतलब तार की प्रकृति पर किस चीज़ का बना है, तार की लंबाई पर, तार का क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल डिपेंड करेगा, लंबाई भी डिपेंड करेगा, और दोस्तों यहाँ पर तापमान कि तापमान क्या है या नहीं इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आप लोग को, तापमान कम रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 127 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, 128, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए धारा को, कहीं धारा ज़्यादा भेजना पड़ता है कहीं कम भेजना पड़ता है, तो उसका यूज़ दोस्तों धारा नियंत्रक ही करेगा ना, धारा नियंत्रक ही, इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, तो धारा नियंत्रक ही तो धारा को नियंत्रण करेगा, नियंत्रित करेगा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है, संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है, across a metallic conductor of non-uniform cross section, a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor is 129 का, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या असमान अनुप्रस्थ काट मतलब अलग अलग क्षेत्रफल है। ठीक है, इस क्षेत्रफल अलग है भैया, ठीक है, क्षेत्रफल अलग है, तो बोरा क्षेत्रफल अलग है, धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर, एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसको जोड़ा गया है, सेम बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, तो संपूर्ण चालक में क्या स्थिर रहेगा, क्या सेम रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो विद्युत धारा होगा ना सब में सेम रहेगा। ठीक है, हर जगह विद्युत धारा समान होगा इसमें, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीचे दिए गए सर्किट में आममीटर और वोल्टमीटर दर्शाइए, संख्या क्रमशः 6 ओम 12 ओम है, तो प्रतिरोध का मान, तो देखिए आप लोग यहाँ पर धारा दे दिया है I इक्वल टू कितना, I इक्वल टू 6 एम्पियर और V इक्वल टू 12 वोल्ट। हम लोग R निकाली, हमने बोला R इक्वल जानते हैं V/I होता है,
तो V बटा आई निकालिएगा, मतलब 12/6 निकालिएगा, मतलब ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। 2 ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला 131 नंबर देखिए, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया है 5 मिनट, और कूलम कितना दिया है चार्ज 1500। तो हम लोग जानते हैं धारा इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा टी। क्यू कितना है, तो क्यू कूलम दिया है 1500 और समय कितना है दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलते हैं, मतलब 5 सेकंड गुने 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट 5 गुने 60 सेकंड, 6 से 6 कटिंग, 5 चौके 30 हो जाएगा ना, तो 5 चौके 30 और 30 पच्चे 15, 1 मिनट जी, 3 पच्चे 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप काट कैसे भी सकते हैं, जो मैंने काटा वैसे आप लोग काटना, जो आप सिंपल से काटिए आप लोग आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है क्या कि समान पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है, तो और वह 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर में जुड़े हैं, विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट होगा इसमें कैलकुलेशन, इसलिए देखिए आप लोग क्या निकालिएगा R1/R2, फॉर्मूला क्या लगाइएगा, तो रो L1/A1, ये R1 का हो गया, बाय R2 के लिए रो L2/A2। ठीक है, इसको जब आप क्रॉस कीजिए तो रो से रो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L1/L2 हो जाएगा, और इंटू A2 ऊपर चला जाएगा, तो A2/A1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग L1/L2 दिया हुआ है, कितना दिया, लंबाई का 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और दिया यहाँ पर त्रिज्या, लंबाई और क्या दिया था, त्रिज्या का अनुपात दिया था, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में लंबाई और त्रिज्या का। तो यहाँ तो त्रिज्या है ही नहीं, तो यहाँ एरिया दिया है। एरिया कौन सा, तार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, जो आपको उसका क्षेत्र ऐसा होता है, ऐसा तार है ना, तो ये वाला एरिया तो वृत्ताकार ही होता है। तो पाई R², तो पाई R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, लेकिन 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 यहाँ पर दोस्तों क्या दिया आप लोग का, त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, 8:2 जो दिया है दोस्तों, सॉरी 3:2 जो दिया है, वो क्या दिया है, R1/R2 दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये वाला देखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, 3/4 तो है ही। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, और इसको R1/R2 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3:R2 कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये 3:2 दिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2:3 का स्क्वायर। इसको जब आप लोग काट दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 1:3 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1:3, 1 इसका 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये आप लोग का क्या बोला है, ये आप लोग का जो आया आंसर वो क्या आया, R1/R2। तो 132 का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है, क्या देखिए, फॉल्ट नहीं आप लोग कह सकते हैं, देखिए वहाँ पर मैंने क्या लिखा था, R1/R2 लिखा था। ठीक है, लेकिन हम लोग को पूछा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए धारा का, विद्युत धारा का, तो हम लोग को I1/I2 चाहिए, I1/I2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R को V/I1 और इसको V/I2। जब इसको फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका I2/I1 आ जाएगा, और ये जो आएगा दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा आप लोग का 1:3 आएगा। ठीक है, उधर से जो आप कैलकुलेट किए, लेकिन हमको I1/I2 चाहिए, तो इसको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3:1, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बस आप लोग पहले वाला देख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए, आप दोनों को समझ में आ जाएगा, आसानी है। थोड़ा सा खाली गलत हुआ था क्योंकि मैंने वहाँ पर रेजिस्टेंस का अनुपात ले लिया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में क्या आप लोग का 133 नंबर, बोल 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 200 वोल्ट है और 5 एम्पियर है, यानी कि रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/5, तो यानी कि 40 ओम। ठीक है, और यहाँ पे 400 है, भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 गो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि ओम के नियम से सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रयोग की जा सकती है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत बार बहुत एग्जाम पूछा गया है। कौन सा जो सर्किट है वो आपको ओम का नियम का सत्यापन करता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या, कि हमेशा जो आमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर वो पार्श्व क्रम में होता है। तो आप लोगों को दोस्तों सिर्फ इसी में एक ऑप्शन जो है आपको दिख सकता है, आमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर पार्श्व क्रम में। यहाँ पर देखिए यार, वोल्ट मीटर तो पार्श्व क्रम में है पर आमीटर श्रेणी क्रम में नहीं है। यहाँ पर आमीटर श्रेणी क्रम में नहीं है और वोल्ट मीटर भी दोस्तों आप लोग का
पार्श्व क्रम में नहीं है, ठीक है। यहाँ भी उस तरह का है, तो आप लोग जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर तो पार्श्व क्रम में है और आमीटर भी क्या है उसके साथ श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्या बोल रहा है कि दिए गए दो प्रतिरोधक R1 और R2 की श्रृंखला और समांतर संयोजन पर प्रयोग का VI ग्राफ नीचे दिखाई गया है, तो क्या होगा VI ग्राफ, ठीक है। तो दोस्तों इसका दोनों सही हो जाएगा, समांतर श्रृंखला दोनों जो है आप लोग का 135 का वो सही हो जाएगा, यानी कि सी उत्तर, दोनों आकृति 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डिपेंड ही नहीं है। 136 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए सर्किट आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है, मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम इसका तीनों का प्रतिरोध निकालते हैं, 2 4 6 और 6 12 ओम। फाइनल हम लोग का रेजिस्टर कितना हो जाएगा 12 ओम, और वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट। आई निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू V/R, मतलब 10/12 हो जाएगा। तो काटिएगा तो 2 × 12 और 2 × 5 = 10, तो 5/6 आ रहा है, ठीक है। आप याद रखिए 5/6 क्या है धारा, हमको निकालना है इस पर वोल्टेज। यहाँ पर तो रेजिस्टर कितना है 6 ओम, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना 5/6, तो याद रखिए आई इक्वल टू कितना 5/6, तो यहाँ हम लिख देते हैं आई इक्वल टू 5/6 एम्पियर। और यहाँ पर देखिए आप लोग का ये क्या दिया हुआ है, आर दिया है 6, हमको निकालना क्या है वोल्टेज, V इक्वल टू क्या होता है IR, यानी कि 5/6 और गुना 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, थोड़ा यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 आंसर, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 5 एम्पियर नहीं 5 वोल्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है, बिंदु ए और बी बीच का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यह 8 बोला है 8 ओम का है, मतलब देखिए इधर 1 भाग है, इधर 3 भाग है, तो ऐसा अगर तोड़ें तो हम लोग इधर कितना 2 ओम हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6 ओम। और ये देखिए ए और बी के अकॉर्डिंग बोला है, मतलब ये और ये पूरा क्या है, इस तरह का फिगर आप देख सकते हैं। ए और बी हम यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। इधर एक आपका रजिस्टर है 2 ओम का और इधर एक रजिस्टर है कितना 6 ओम का, तो एक पार्श्व क्रम में है, तो पार्श्व क्रम में कैसे निकालेंगे, R1 × R2 बाय R1 + R2, 6 + 2, ठीक है, मतलब 12/8 हो जाएगा ना 12/8, तो 12/8 इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3/2। 137 का सही उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 138, एक विद्युत हीटर 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित उष्मा की गणना करें। प्रति घंटा बोला है, ठीक है, उत्पादित उष्मा, तो हम लोग जानते हैं H इक्वल होता है क्या, पावर इनटू टाइम। देखिए H जो है ये भी एक ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा इक्वल क्या होता है, पावर गुने समय ऊर्जा का होता है, ऊर्जा इक्वल टू शक्ति गुने समय, यानी कि H इक्वल टू P × T। तो P कितना बोल दिया है 1 किलोवाट, मतलब 1 किलो मतलब 1000 वाट, और गुने समय, समय को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये प्रति घंटा बोला है, तो उसको हम लोग अगर सेकंड में बदलेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि जूल में आंसर दिया है, तो 60 मिनट हो गया और उसको 60 से फिर से गुना दीजिए सेकंड में हो गया, तो 6 × 3600, तो 3600 गुने दोस्तों हो जाएगा 1000, ठीक है, जूल आंसर हो जाएगा। 1000 मतलब क्या 10 के पावर 3, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। चलिए 139 नंबर, प्रतिरोधकता ऐसे मात्रक सभी लोग जानते हैं ओम मीटर, ये भी सवाल पिछले बार का पूछा गया है। ए और बी 2 हीटर है, आप लोगों का दिया हुआ है, दर्शाया गया है, और उसका सब कुछ दिया हुआ है। तो हीटर बी द्वारा निकाले जाने वाली विद्युत धारा की गणना करने बोला है। तो हीटर बी का देखिए वोल्टेज कितना है 220 और वाट कितना है 400, धारा का बोला है, ठीक है। तो P इक्वल टू हम लोग का होता है VI, ठीक है, तो हम लोग धारा निकालते हैं I इक्वल टू P/V। P कितना है 40/V कितना है 220। इसको दोस्तों जब भाग दीजिएगा आप लोग का तो आ जाएगा 0.182, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 141 नंबर, आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो आप एक 45 वाट का ताप दीप्ति बल्ब कितने देर तक जला सकते हैं। सेम क्वेश्चन वाला फॉर्मूला आएगा, क्या एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है पावर इनटू टाइम। पहले हम यहाँ पर क्या लिखे थे H लिखे थे, H तो हीट क्या है, वो तो एनर्जी का ही रूप है ना, तो पावर इनटू टाइम, एनर्जी दे दिया है कितना, विद्युत संयंत्र में इतना ऊर्जा उत्पादित होती है, कितना 45 किलो जूल, तो किलो जूल को जूल में बदलेंगे तो 45 गुने 1000 45,000 हो जाएगा। और क्या बोला है, तो आप एक 45 वाट, पावर भी दे दिया है 45 × T, तो आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 से कम 45 मतलब समय आ जाएगा 1000
सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि ये जूल में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालने क्या बोला है, कितना देर जला सकते हैं। ठीक है, समय बोला है, तो सेकंड को हम लोग मिनट में बदलेंगे क्योंकि सभी ऑप्शन मिनट में है। तो 1000 को आप 60 से भाग दे दीजिए ना, 1000 को कितना से 60 से भाग दे दीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाए 141 का, आप लोग आंसर निकालिएगा, इसका आ जाएगा आपका 16.67 मिनट आ जाएगा बी। चलिए 142 में देखते हैं, बोला है एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ मिलता है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। तो देखिए आप लोग, प्रतिरोध क्या आर इक्वल होता है V बटे आई, होता है कि नहीं होता है? हम लोग जानते हैं आर इक्वल होता है V बटे आई। हाँ सर जानते ही हैं, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, V बटे आई। V कितना है, इधर 2 4 6 8, इधर क्या 1 2 3 4। जब इसको भागा दीजिएगा, 2 को 1 से तो 2 आएगा, 4 को 2 से तो भी 2 आएगा, 6 को 3 से तो भी 2 आएगा, 8 को 4 से तो भी 2 आएगा, लेकिन 2 आएगा। ठीक है, जैसे हम मान लिया 8 को 4 से ही भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन यह 4 क्या है, देखिए मिली एम्पियर में, इसको जब एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के पावर में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के पावर -3 हो जाएगा। जब मिली एम्पियर से एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के पावर में यहाँ 3 है तो बट्टा में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो ये लोग आप लोग, ये तो बेसिक नॉलेज है, सबको पता ही होना चाहिए। 10 के पावर -3 हो गया तो काट दिया 2 बार में, और 10 के पावर -3 फिर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2000 ओम हो जाएगा, यानी कि 2000 को यहाँ पे किलो कर दिया है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अगला सवाल 143 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा सही नहीं है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बाकी सारा चीज़ करेगा जो ऑप्शन में दिया है, बट ऑप्शन सी नहीं करेगा। जब दो चुंबक रखे जाते हैं तो उन क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। 143 हो गया। 144 में देखते हैं, एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाता है, यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिए, 144 का इसका दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी कि सुई उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी। देखिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होता है, देखिए जो तार का पदार्थ होता है उस पर भी निर्भर करता है, विद्युत धारा के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है कि जितना ज़्यादा विद्युत धारा, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र भी उस आसपास बढ़ेगा। ठीक है, दूरी से प्रतिलोमी नहीं, जैसे दूरी बढ़ेगा तो दोस्तों आप लोग का ये प्रतिलोमी होता है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, दूरी से प्रतिलोमी, यानी कि दूरी बढ़ाते हैं तो आपका चुंबकीय क्षेत्र घटता है, जो कि सही है। यानी 145 का दोस्तों आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 और 3। देखिए एक तो होगा नहीं, क्योंकि तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं तार चाहे को भी करंट उसमें बहना चाहिए, और करंट कितना बहता है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेन विद्युत धारा के प्रत्यक्ष समानुपाती भी, जितना ज़्यादा विद्युत धारा बहेगा उतना ज़्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितना ज़्यादा दूरी होगा, ठीक है, दूर बढ़ेगा उन लोगों का, तो दूरी बढ़ेगा दोस्तों वहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे चुंबक से ज़्यादा दूर जाइएगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 सही है, और 45 का सी। ओके, नेक्स्ट 146, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा पर भी बल की दिशा निर्भर करती है। ठीक है, ये आप लोग नियम से जान सकते हैं। नेक्स्ट 147 से विद्युत फ्यूज आधारित है, ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्यूज क्यों, उसको गलने के लिए दिया जाता है ताकि जब आपका फ्यूज गर्म हो जाए तो गल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, यानी 147 का सी। ठीक है, अगला सवाल 148 नंबर, देखिए क्या बोला, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच का आवरण का उद्देश्य है क्या? ये उद्देश्य क्या है, जो आपके जो सौर कुकर लगा होता है उसके ऊपर जो कांच का आवरण लगा होता है ऊपर में, तो इसका उद्देश्य होता है विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास कम करने के लिए, ताकि उष्मा निकल ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट 149, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र का न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कितना उसका स्पीड होना चाहिए पवन का। ठीक है, पवन विद्युत जनित्र का न्यूनतम काम करने के लिए, तो 149 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आप लोग किताब में भी ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल 150 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
आप लोग का 2, 3 और 4 तीनों पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा और सागरीय ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये था आप लोग का 50 सवाल। ठीक है, जो मैंने आप लोग को बीच बीच में बताया वो सारा चीज आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये 50 फिजिक्स का 2018 का सवाल खत्म होता है। इसके बाद आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का ला दूंगा। दोस्तों इसमें कम से कम आप 1000 लाइक पूरा कर दीजिए। देखिए जितने बच्चे देखते हैं, अगर सभी बच्चे लाइक कर देना, लाइक में दोस्तों पैसा भी नहीं रहता कुछ, तो अगर उतने बच्चे लाइक कर दे तो 1000 लाइक तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी 1000 लाइक्स पूरा कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों जल्दी मैं आप लोग का केमिस्ट्री का भी इसी के ऐसे जैसे इसमें समझा वैसे ही समझ लो केमिस्ट्री में भी फिर मैथ का भी सॉल्यूशन ला दूंगा। मैं बता दूं 2019 का दोस्तों आप लोग का मैथ में अभी तक 25 ही हुआ है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा अपलोड कर चुका हूं और मैथ का बाकी 25 है वो भी जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैथ सॉल्व करने दोस्तों ज़्यादा टाइम लगता है, बोर्ड में बनाना पड़ता है, ज़्यादा बहुत बड़ा बन जाता है, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है इसलिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं जल्दी कर दूंगा 2018 का। फिजिक्स तो हो चुका, अब केमिस्ट्री कर दूंगा। ठीक है, बस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए हर एक दोस्तों को, कम से कम ज़्यादा नहीं 1000 लाइक्स पूरा कर दीजिए, देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।